हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर BLLB MSW और भी अदर कोर्सेज़ के लिए AMU BHU जामिया क्लैट। ठीक है दोस्तों, आज हम चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रिडक्शन इन प्रिजन सेंटेंस इज कॉल्ड। मतलब किसी की सज़ा कम कर दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं। बेल, बी पैरोल, सी रेमिशन, डी एक्विटल। दोस्तों, बेल कब मिलती है? जब किसी को कोई जेल में होता है, उसे कुछ दिन के लिए रियायत दी जाती है, उसे बेल बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई केस चल रहा होता है। ठीक है, अभी केस कन्विक्ट नहीं हो पाता है, वो अभी एक्यूज ही है। ठीक है, अगर तो उस केस में उसे बेल मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई कन्विक्ट हो चुका है, मतलब उसको सज़ा मिल चुकी है, उसके ऊपर जितने भी आरोप हैं सब साबित हो चुके हैं। ठीक है, वो जेल में है, तब उसे मिलेगी पैरोल। कुछ उसके मतलब काम काज पे कि हाँ भाई उसका जेल में बिहेवियर अच्छा रहा, तो उस चक्कर में उसे पैरोल मिल जाएगी थोड़े बहुत दिन के लिए। ठीक है, और एक्विटल मीन्स होता है दोस्तों कि किसी के ऊपर चार्जेस लगे थे कि हाँ भाई एक्यूज था कि इसने ये गलत काम किया, किसी का मर्डर किया, लेकिन साबित नहीं हो पाया और वो बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्विटल। और दोस्तों, रिमीशन मीन्स जो होता है ना, किसी की सेंटेंस को कम करना। ये रिमीशन कौन करता है दोस्तों? ये करता है क्या नाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, अब उसके पास पार्डनिंग पावर है। आर्टिकल नंबर 72 में, आर्टिकल नंबर 72 में वो पार्डन किसी का कर सकता है। मतलब पार्डन मीन्स पूरी तरह माफ़ कर देना। ठीक है, 5 तरीके की उसके पास पावर है माफ़ करने की। पहली है पार्डन, किसी के ऊपर चार्जेस लगे मर्डर के, ठीक है, उसे सज़ा हो गई। ठीक है, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाके प्रेसिडेंट चाहे तो उसे बिल्कुल बाइज्जत बरी कर सकता है, उसकी जितनी भी सज़ा उसे माफ़ कर सकता है, और चार्जेस लगे उन्हें भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्डन। और एक होता है रिमीशन। रिमीशन मीन्स दोस्तों होता है किसी को सज़ा को कम कर देना। जैसे किसी को 10 साल की सज़ा हुई, ठीक है, और उसे 7 साल की कर देना या 2 साल की कर देना, तो उसे बोलते हैं रिमीशन। ठीक है, और दोस्तों एक होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट जो होता है दोस्तों, किसी को सज़ा को कम कर देना। किसके बेसिस पे? या तो वो प्रेग्नेंट है, अगर कोई लेडी है प्रेग्नेंट है तो उसकी सज़ा को कम कर देना, तो उसे क्या बोलते हैं? रिस्पाइट। या कोई विकलांग है, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, तो उसकी सज़ा को कम करेंगे तो उसे बोलेंगे रिस्पाइट। और एक होता है रेप्राइव। रेप्राइव मीन्स होता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे सज़ा दे दी, ठीक है, अब वो उसके प्रेसिडेंट के पास गया कि भाई हमें माफ़ कर दो। प्रेसिडेंट एकदम कहेगा नहीं कि माफ़ कर दिया और कल उसकी फांसी है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है कि भाई हम सोचेंगे, स्टे लगा दिया है फांसी पे अभी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिप्राइव। इस पे कुछ दिनों के लिए स्टे लगा देना, टेम्परेरी बेसिस पे, उसकी फांसी पे या उसकी सज़ा पे, तो उसे बोलते हैं रिप्राइव। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। सुप्रीम प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है कौन से आर्टिकल में? 72 में। और गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है 161 में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए सेपरेशन ऑफ पावर, बी जुडिशियल रिव्यू, सी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 75 में डायरेक्टली मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दोस्त होते हैं ना, वो लोकसभा मतलब पीपल के इलेक्टेड मेंबर को, जैसे लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट किए जाते हैं और उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। और उनके प्रति ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बेस्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, इसका आंसर होगा सी फॉर कैट वाला। दूसरे का आंसर होगा दोस्तों सी फॉर कैट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द रामायण कंप्राइज, मतलब रामायण में कितने कपलेट्स हैं, कितने कपलेट से ये कंप्राइज है? ठीक है, ए आंसर है 1 मिलियन, बी 5000 कपलेट, सी
24,000 कपलेट, डी 12,000 कपलेट। दोस्तों रामायण जो थी वाल्मीकि जी ने लिखी थी 300 BC में, ठीक है, और इसमें 24,000 कपलेट्स हैं। कितने कपलेट्स हैं दोस्तों? 24,000 को कपलेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है जैन अवेस्ता इज अ रिलीजियस बुक ऑफ, मतलब जैन अवेस्ता किस धर्म की पवित्र किताब है? ए क्रिश्चियन, बी पारसीस, सी जैन, डी बुद्धिस्ट। दोस्तों जैन अवेस्ता जो है पवित्र किताब है पारसी लोगों की, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ए 448, बी 495, सी 395, डी 421। दोस्तों ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो था 395 आर्टिकल थे, लेकिन अब जो है 448 क्वेश्चन है। दोस्तों ये जामिया का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ओरिजिनल पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 395 आर्टिकल हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हो गए हैं और 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो ओरिजिनली जो थे 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सी फॉर कैट वाला 395। अब है दोस्तों 470 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दोस्तों, उसमें किसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, किसके बारे में प्रोविज़न नहीं है? ए लिविंग वेज फॉर द वर्कर, बी लीगल एड टू द पुअर, सी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, डी एडल्ट एजुकेशन। दोस्तों ए जो लिविंग वेज की बात करता है वो आर्टिकल नंबर 43 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ठीक है। लिविंग वेज मतलब होते हैं दोस्तों कि उतना मतलब उनका वेतन होना चाहिए कि वो अपनी आराम से गुजर बसर कर सकें, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। कैसा? नॉर्मल स्टैंडर्ड। ये नहीं कि किसी आदमी ने काम किया, तुमने इस टाइम में इतनी महंगाई में 25 रुपये दे दिए, आपने बेच तो दिया लेकिन इतना कम दिया कि वो अपना गुजर बसर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसमें किसकी बात की गई? लिविंग वेज की बात की गई कि वो लिविंग मतलब जी सके उतना वेज दे दो उसको, ठीक है, वेतन उतना होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? 43 में है। फ्री लीगल एड टू द पुअर ये 39A में किया गया, जिसमें यूकल जस्टिस की बात की गई, ठीक है। सी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो है दोस्तों, ये है आर्टिकल नंबर 45 में। किस आर्टिकल में? 45 में, ठीक है। और डी एडल्ट एजुकेशन की बात डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं की गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल वाला आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा 6 का डी फॉर डॉल वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटी आर कैटेगरिकली मेंशन इन, कि मतलब एजुकेशन राइट जो है किस आर्टिकल में माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन राइट की किस में बात की गई है? आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी आर्टिकल नंबर 29 to 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल नंबर 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट में आता है, और इसमें जो है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, मतलब किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, मतलब प्रोहिबिट किया गया है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। बी आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, आर्टिकल नंबर में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात की गई है, असेंबल होने की बात की गई, प्रोफेस करने की बात की गई, ठीक है। तो ये भी नहीं आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है दोस्तों फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब ये सारे धर्मों के आज़ादी की बात करता है, ठीक। आर्टिकल नंबर 25 कि मतलब किस तरीके से हम अपने भगवान से अपना प्राइवेट रिलेशन बना सकते हैं, इसमें कंसाइंस की बात की गई, ठीक है। कोई आराम से बात मतलब जाके लेट जाता है कोई भगवान के सामने, कोई दूर से ही अपना नमस्ते करके निकल जाता है, ठीक है। अपना प्राइवेट रिलेशन कैसे बनाएं, अपने धर्म को कैसे फैलाएं, ठीक है। प्रोपगेट करना कि अपने किसी को हानि ना हो, तुम्हारे धर्म फैलाने से किसी को ज़बरदस्ती ना करो, कि चाहे कन्वर्ट भी कर लो लेकिन ज़बरदस्ती कन्वर्जन बैन है, ठीक है।
तो इसका आर्टिकल नंबर 25 भी सारे धर्मों की बात करता है, सारे धर्मों के फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 29 to 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोस्तों बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। आर्टिकल नंबर D29 जो है माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज की, स्क्रिप्ट की, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। तो ये भी है। और आर्टिकल नंबर 13 जो बात करता है दोस्तों, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, किसी धर्म को अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, तो किसी उसने एक अपना इंस्टीट्यूशन अपने पैसों से इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, तो उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। जैसे जामिया मिलिया जो है उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग मिला है, तो उसमें कुछ % जो है माइनॉरिटीज़ के लिए, जिस माइनॉरिटी से वो ताल्लुक़ रखता है उनके लिए रिजर्वेशन होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे जामिया मिलिया है उसमें मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन है। तो आर्टिकल नंबर 29 to 30 उनके बात करता है उनके कल्चर प्रोटेक्ट करने की, लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने की, और उन्हें आज़ादी देता है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वीमेन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितने वो 33% रिजर्वेशन जो है वीमेन को दिया गया, वो किस में दिया गया? ए पार्लियामेंट, बी स्टेट लेजिस्लेचर, सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों 33% रिजर्वेशन जो दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, मतलब जहाँ पे प्रधानी का इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, उसमें दिया गया है 33% रिजर्वेशन वीमेन को। ना तो स्टेट लेजिस्लेचर में दिया गया, ना तो पार्लियामेंट में दिया गया। 33% रिजर्वेशन वीमेन को मिला है सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं हम 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे प्रधानी का इलेक्शन हो गया, म्यूनिसिपल, जहाँ पे म्यूनिसिपल जब बड़ा शहर है तो उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, छोटा शहर है तो उसमें चेयरमैनी का इलेक्शन होता है, बड़ा शहर है तो मेयर का इलेक्शन होता है। इन सब में जो है 33% वीमेन को रिजर्वेशन दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पैलेस्टीनियंस टेरिटरीज आर ऑक्युपाइड बाई सिंस 1948, मतलब पैलेस्टीन एक मिडिल ईस्ट में, मतलब तुम्हारा मेडिटेरियन सी के पड़ोस में एक पैलेस्टाइन रीजन है, ठीक है, वो इज़राइल के पड़ोस में है। तो इज़राइल ने दोस्तों पैलेस्टाइन की जो है टेरिटरी ऑक्युपाई कर ली है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इज़राइल ने पैलेस्तीन की प्रोटेक्शन जो है, वो टेरिटरी जो है ऑक्युपाई कर रखी, इलीगल ऑक्युपाई कर रखी है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज़राइल होगा, इज़राइल ने, या आप लोग सर्च करना कि पैलेस्टाइन और इज़राइल का इशू क्या है, ठीक है, और देखना कि भाई इसका एरिया क्या है। ये क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चनों में से है एक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाई ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी गवर्नर ऑफ स्टेट। दो यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्टर्ड बाई, किससे एडमिनिस्टर? थ्रू एंड एडमिनिस्टर हु मे बी लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर, ठीक है। दोस्तों यूनियन टेरिटरी जो है किससे एडमिनिस्टर की जाती है, उन पर किसका राज होता है, कौन रूल करता है? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी गवर्नर ऑफ स्टेट, डी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों यूनियन टेरिटरीज़ की जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल करती है, एडमिनिस्टर करती है, लेकिन किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डायरेक्ट तो नहीं, आप उनके अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा और चीफ कमिश्नर के द्वारा यूनियन टेरिटरी को गवर्न करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्न करता है यूनियन टेरिटरी को, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा और चीफ कमिश्नर के द्वारा। जैसे दिल्ली है, यूटी है, लेकिन उसमें स्टेट लेजिस्लेचर है, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इंटरफेरेंस करता रहता है। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि भाई अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के बीच में तनातनी रहती है। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरी के जो होती है उसमें स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को यूटीज़ में और चीफ कमिश्नर को। तो वो जो है, जैसे दिल्ली में जो है
लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? दिल्ली पुलिस मेंटेन करती है। और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? सेंटर के उसमें, ठीक है। तभी दिल्ली पुलिस के भी और अरविंद केजरीवाल के बीच में भी डिस्प्यूट होने की खबर आती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों एक क्वेश्चन और मेरा आपसे है कि भाई अब इंडिया में टोटल यूटी कितनी हो गई हैं? पहले तो 7 थी, लेकिन फिर 2 बन गई हैं। कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और उसमें 3 ऐसी यूटी हैं जिनके पास अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है, जहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है। एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा दिल्ली। दिल्ली 3 के पास स्टेट लेजिस्लेचर हैं और सब में जो है डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ए रिलीजियस बॉडी एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल पावर इज कॉल्ड। मतलब किसी देश में अगर रिलीजियस बॉडी एक रूल करती है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ए एरिस्टोक्रेसी, बी थियोक्रेसी, सी ऑलिगार्की, डी पॉलीआर्की। दोस्तों एरिस्टोक्रेसी जो होती है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि किसी देश पे कुछ इलाइट क्लास मतलब रिच पीपल, नोबल पीपल जो हैं रूल करते हैं, जिनकी पावर जो है हेरिडिटरी होती है, कि मतलब पहले बाप होएगा फिर बेटा होएगा, ठीक है। इसे एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। थियोक्रेसी का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे रिलीजियस पीपल जो हैं वो किसी देश के ऊपर राज करते हैं, ठीक है, अपने रिलीजन के रूल के हिसाब से, ठीक है, तो उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। जैसे ईरान है, ईरान में थियोक्रेसी कहा जाता है। क्या है? थियोक्रेसी, ठीक है दोस्तों। रिलीजियस बॉडी एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर इज कॉल्ड थियोक्रेसी, ठीक आंसर थियोक्रेसी। जैसे ईरान एग्जाम्पल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 16 चैप्टर, बी 18 चैप्टर, सी 25 चैप्टर, डी सी 22 चैप्टर, डी 25 चैप्टर। जैसे ऊपर भी हमने बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 25 चैप्टर में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल में डिवाइडेड है। और अब पहले ओरिजिनल 395 आर्टिकल थे, अब 470 आर्टिकल हैं। तो इसका मतलब कि कितने हम चैप्टर में डिवाइड है? 25 चैप्टर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल वाला आंसर, ठीक है दोस्तों। 13 क्वेश्चन मतलब 13वां क्वेश्चन है। द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फिक्स बाई। मतलब जो जजेस की स्ट्रेंथ होती है कि भाई कम ज़्यादा बढ़ाना कम करना, ये कौन फिक्स करता है? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट, सी प्रेसिडेंट ऑफ कंसल्टेंट विद चीफ जस्टिस, डी प्रेसिडेंट इन कंसल्टेंस विद अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों जजेस की स्ट्रेंथ जो होती है फिक्स की जाती है पार्लियामेंट के लॉ बनाने से, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जजेस की जो थी संख्या बढ़ाई गई है। पहले 30 थे, अब 34 हो गए हैं, जिसमें 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसका आंसर, ठीक है। तो अब कितने टोटल स्ट्रेंथ हो गई? 34, 1 चीफ जस्टिस एंड 34 अदर जजेस, ठीक है। तो इस समय 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल वाला, पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाई। अर्थशास्त्र एक किताब है, किसने लिखी थी? जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू को रेज करती है अशोको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे टाइम में, ठीक है। ए आर्यभट्ट, डी चाणक्य, सी अशोका, डी मानु। दोस्तों अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है। और मनु जो हैं उन्होंने लिखी थी मनु स्मृति। क्या लिखी थी? मनु स्मृति, ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ बुक ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है मनु की, ठीक है। ये मनु को ही लॉ गिवर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इसका अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल वाला, 14वें का बी फॉर बॉल वाला। 15th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माइनॉरिटीज़ इन इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जैसे माइनॉरिटी का टिक कैसे मिलेगा? पहली तो बात होना चाहिए माइनॉरिटीज़ में दोस्तों कि भाई वो कम होना चाहिए। जैसे हिंदू हैं आजकल, ये मेजॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम हो गई, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए,
जैन हो गए, ये किस में आते हैं, सारे लोग माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब कम, इनकी जो है 50% से पॉपुलेशन कम है और हिंदू भाइयों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो मेजॉरिटी में, और जो अदर जो हैं जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये माइनॉरिटी में है। पहला तो माइनॉरिटी का मतलब ये समझ लीजिए। अब इंडिया में किसके बेसिस पे माइनॉरिटी टैग दिया जाता है? ए लैंग्वेज के बेसिस पे, बी रिलीजन के बेसिस पे, सी बोथ रिलीजन एंड लैंग्वेज, डी रिलीजन एंड जेंडर के बेस पे। डी तो हो ही नहीं सकता, ओनली रिलीजन भी नहीं हो सकता, ओनली लैंग्वेज भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इंडिया में माइनॉरिटी का जो है स्टेटस दिया जाता है ऑन द रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे। किसके? आर्टिकल नंबर 29 कहता भी है कि भाई रिलीजन जो है वो क्या नाम उसका, माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा किसी भी कम्युनिटी को रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे, दोनों की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट वाला। माइनॉरिटी स्टेटस गिवन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है माइनॉरिटी स्टेटस देता है किसी कम्युनिटी को रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? मतलब कौन जो है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? मतलब एक्स ऑफिसियो मतलब होता है दोस्तों अपनी ऑफिस की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, अपनी ऑफिस की वजह से किसी का चेयरमैन बन जाना। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो कई चीज़ों का चेयरमैन होता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, उसका ऑफिस क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी वजह से वो बहुत सी, जैसे वाइल्ड लाइफ है और कई चीज़ें हैं जिसका वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है। जैसे नीति आयोग का चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर है। क्यों है वो? नीति आयोग का चेयरमैन जो है नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी क्यों है? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, वो प्राइम मिनिस्टर, उनका ऑफिस जो है प्राइम मिनिस्टर है, इसकी वजह से वो चेयरमैन है नीति आयोग की। एक्स ऑफिसो मतलब होता है कि अपने ऑफिस की वजह से किसी का चेयरमैन बन जाना। तो ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, मतलब जो भी दोस्त है हमारे और वो टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि 4 टेस्ट की मॉक टेस्ट जो हैं आप लोगों के लिए बनाए जाएं एग्ज़ाम से पहले BA LLB के लिए। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हैं नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा नीचे और व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसकी कीमत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए जिससे आपको पता चले कि भाई हमें क्या कमी रह गई, क्या पोर्शन हमारा वीक है। ठीक है दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि भाई कैसा आपका वीडियो है, तो हम सुधार कैसे करेंगे, आप में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।